हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजे इकोनॉमिक्स। साथियों, कोरोना इस समय गदर मचाए हुए है। आप सभी लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें इकोनॉमिक्स और उससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट हम इस समय हल कर रहे हैं। साथियों, ये जो प्रश्न आने वाले हैं ये आपकी टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नेट, जेआरएफ, सहायक अध्यापक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, अपना बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले साथियों, अगर हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आप एजे इकोनॉमिक्स सर्च कर सकते हैं, और अगर मैं बात करूं टेलीग्राम की तो यहाँ पर एजे स्क्वाड करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इनसे जुड़कर अपने आप को ज़रूर लाभान्वित कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर जुड़िएगा। ये हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये टेलीग्राम का हैंडल है, तो आप ज़रूर सर्च करिएगा और इनसे जुड़िएगा। चलिए, आज के जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इस तरह से हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, मैं पढ़ूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्नों की नंबरिंग है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कुछ आगे पीछे नंबरिंग में क्वेश्चन लगे हुए हैं, लेकिन पूरी जो क्वेश्चन हैं वो आपको पूरे मिलेंगे, और इसमें आपको देखेंगे कि प्रश्न और उससे संबंधित जो ऑप्शन हैं आप गेस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको उसका उत्तर भी बताऊंगा। उससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। जी हाँ साथियों, उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है सबल क्रमबद्धता से, P.A. सैमुअल्सन से, ऑप्शन सी है उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि जो उद्घटित अधिमान सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। चलिए गेस करिए इसका जवाब। आप चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ कर सकते हैं और नंबरिंग करके इसका आंसर नोट करके और लास्ट में अपना मैच करवा सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो ये बताता है कि उद्घटित अधिमान जो सिद्धांत है वो पहली चीज़ तो सबल क्रमबद्धता से संबंधित है। ठीक, दूसरा है P.A. सैमुअल्सन ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक, तो P.A. सैमुअल्सन कौन हो गए? इसके जो है प्रतिपादक हो गए। P.A. सैमुअल्सन इसके प्रतिपादक हो गए। ठीक है, P.A. सैमुअल्सन इसके प्रतिपादक हो गए, और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत ये है ही। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न है कि एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच का क्या स्वभाव होता है। मांग की लोच कैसी रहती है? जब एक मांग रेखा पर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मांग की लोच की स्थिति क्या बनती है? ऑप्शन ए है घटती जाती है, ऑप्शन बी बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। ठीक, जो मांग रेखा है पर हम जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो मांग की लोच है वो क्या है? घटती जाती है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, घटती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कि यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं तो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक मजदूर है, मजदूरी कर रहा है एक दी हुई मजदूरी पर, और मजदूरी दर में वृद्धि हो जाए
तो वो उसकी प्रतिक्रिया में ज़्यादा काम करने लगे, जितना कर रहा है उससे ज़्यादा करने लगे। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक सामान्य वस्तु है। ठीक, ऑप्शन बी, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। ऑप्शन सी, ये व्यक्ति अतर्क संगत है। ऑप्शन डी, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक गिफिन वस्तु हो सकती है। ठीक, चलिए जवाब दीजिए। चलिए मैं इसको एक बार आपको, इस प्रश्न को आपको एक बार और समझा देता हूँ कि साथियों ये जो प्रश्न है वो कह कुछ ये रहा है कि मान लीजिए एक मजदूर है पहले, ठीक, और वो 10 घंटे काम करता था। कितना काम करता था? 10 घंटे काम करता था। ठीक, और उसकी मजदूरी मान लीजिए 100 रुपये थी। कितनी मजदूरी थी उसकी? मान लीजिए 100 रुपये उसकी मजदूरी थी। ठीक है, उसकी मजदूरी थी 100 रुपये। ठीक है, अब उसकी मजदूरी बढ़ के 150 रुपये हो जाती है। तो वो मान लीजिए 10 घंटे काम करता था, बाकी का अपना जो उसका समय बचता था वो आराम करता था। तो वो बाकी अगर एक उसकी मजदूरी 150 रुपये बढ़ जाएगी तो वो अब क्या करेगा कि 14 घंटे काम करने लगा। ठीक, उस बढ़ी हुई मजदूरी की प्रतिक्रिया में वो काम उसने बढ़ा दिया। तो उसने क्या किया कि अपने विश्राम के घंटों को जो अब वो आराम कर रहा था, क्या कर रहा था? वो आराम कर रहा था। उन घंटों को उसने क्या किया? काम के घंटों में परिवर्तित कर दिया। ठीक, आराम के घंटों को उसने काम के घंटों में परिवर्तित कर दिया। तो उस व्यक्ति के लिए जो विश्राम है, यानी जो आराम के घंटे हैं, वो एक तरह की क्या है? घटिया वस्तु है। क्यों भाई? घटिया वस्तु है इसलिए तो वो उसको छोड़ रहा है। ठीक, अगर विश्राम उसके लिए सामान्य वस्तु होती या उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु होती तो वो विश्राम को त्याग, अपने आराम के घंटों का त्याग नहीं करता। ठीक, तो आराम के घंटे उसके लिए घटिया वस्तु हो गए। क्यों? क्योंकि मजदूरी में वृद्धि हो गई। उस प्रतिक्रिया के स्वरूप उसने क्या किया? अपने काम के घंटों में वृद्धि कर दी। क्या कर दी उसने? अपने काम के घंटों में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी, अब आगे ऑप्शन है, गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है, तुलनात्मक माप के साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। चलिए गेस करिए। दोस्तों उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। ठीक, ये हमारे मन में आने वाला एक उद्गार है, एक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। मार्शल ने जो है उपयोगिता को गणनावाचक बताया था। ठीक है, किसने बताया था? मार्शल ने जो है उपयोगिता को गणनावाचक बताया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मार्शल यह मानकर चलता है कि उपयोगिता गणन संख्या से मापी जा सकने वाली मात्रा है, यानी उपयोगिता को हम संख्या से माप सकते हैं, जिसका भार यूटिल में नियत किया जा सकता है। ठीक है, किस में नियत किया जा सकता है? यूटिल में, जिसका भार जो है यूनिट या इकाई या यूटिल में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, जबकि आगे इसके बाद के जो विचारक आते हैं, अर्थशास्त्री आते हैं, जैसे एक नाम आता है हिग्स। किसका नाम आता है? हिग्स का नाम आता है। हिग्स आता है, एलन आता है। ठीक है, हिग्स, एलन आदि आते हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया जो उपयोगिता है ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है। ठीक है, इसलिए इसकी गणनावाचक या मात्रा के रूप में माप करना संभव नहीं है। ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कही कि उपयोगिता को केवल क्रमवाचक आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। क्रमवाचक आधार पर, जैसे प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तृतीय। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी उपयोगिता 10 यूनिट है या 12 यूनिट है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इससे उपयोगिता ज़्यादा है, इससे कम है, इससे और कम है और इससे और कम है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निम्नलिखित कारकों यानी वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है कि आय प्रभाव
और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु का अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आती है। ठीक। दूसरा है कि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। तीसरा है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इन कथनों पर विचार करना है। अब प्रश्न ये है कि इनमें से किसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक। तो हमें बताना है कि ऊपर जो ये 3 तथ्य दिए हुए हैं, इनमें से किसके कारण मांग वक्र जो है नीचे की ओर गिरता है। मांग वक्र जो है नीचे की ओर गिरता है। तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु का अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आय बढ़ जाए तो लोग बाग ज़्यादा वस्तुएं प्रतिस्थापित करते हैं, सस्ती वस्तु महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो मांग वक्र नीचे गिरेगा। तो ये पहला नंबर तो मान लीजिए सही है। ठीक। वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, इसका तो कोई अभी ऐसा फंडा आने वाला नहीं है। ठीक। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ये भी बात सही हो सकती है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है, यानी कि पहला और तीसरा। ठीक। इन कारणों की वजह से जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है कि एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश वर्धमान फलन, यानी एक दिशा में बढ़ता हुआ फलन होता है। ऑप्शन बी एक दिशा में घटता हुआ फलन होता है। ऑप्शन सी कूदता हुआ फलन होता है। और ऑप्शन डी स्थिर फलन होता है। ठीक। तो जो एक सामान्य मांग फलन होता है दोस्तों, तो वो एक दिशा में घटता हुआ फलन होता है। ठीक है। एक दिशा में क्या होता है? घटता हुआ फलन होता है। ओके। एक दिशा में क्या होता है? घटता हुआ फलन होता है। ठीक। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध किससे होता है? आवश्यकता की मात्रा से, आवश्यकता की तीव्रता से, कुल संतुष्टि से, या संतुष्टि की सीमा से। चलिए इसका जवाब दीजिए। अगर मैं बात करूं इसके उत्तर की, तो साथियों इसका जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक। ऑप्शन किसी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है वो कुल उपयोगिता से होता है। अगर आपको याद होगा तो जो हम कुल उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो उसमें कुल उपयोगिता का ही गणना में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आप लिखते थे, हम जब उसका गणना करते थे कि MUN, मान लीजिए हम मार्जिनल यूटिलिटी N इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी की गणना करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले उसके सूत्र में लिखते थे कि जो टोटल यूटिलिटी है N संख्याओं की माइनस टोटल यूटिलिटी किसकी? N-1 संख्याओं की, यानी एक संख्या पहले जो टोटल यूटिलिटी थी उनका जो हम अंतर ज्ञात करते हैं तो हमें N इकाई यानी एक इकाई की सीमांत उपयोगिता का पता चल जाता है। तो यहाँ से सीधा सा प्रश्न यह बनता है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का जो संबंध होता है वो कुल उपयोगिता या कुल संतुष्टि से होता है। ठीक। अब चूंकि प्रत्येक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता यानी जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक, क्या है? जो टोटल यूटिलिटी है वो जो उसमें जो वृद्धि होने वाली होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है। ठीक। इसलिए कुल उपयोगिता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो ढाल होता है उससे संबंधित उपभोग की गई वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कुल उपयोगिता का वक्र का ढाल इस प्रकार का बना। ठीक है। किस प्रकार का बना? ऐसे कुछ इस प्रकार का बना। ठीक। तो जो ये कुल उपयोगिता का वक्र का ढाल है तो प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम इस बिंदु की गणना करें, चाहे इस बिंदु की गणना करें, चाहे इस बिंदु की गणना करें, प्रत्येक बिंदु पर जो उसका ढाल है वो क्या प्रदर्शित करेगा? सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी प्रदर्शित करेगा। ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो कुल उपयोगिता वक्र का ढाल है तो प्रत्येक बिंदु पर वो क्या प्रदर्शित करता है? तो वो सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है आपके सामने कि उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, आप सभी जानते होंगे। उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। ठीक है, इसका उत्तर आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। अब एक दिश फलन तो होता ही है, अब हम जानते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्रासमान फलन होता है कि वृद्धिमान यानी बढ़ता हुआ फलन होता है कि घटता हुआ फलन होता है। तो यहाँ पर साथियों जो जवाब है इन्हीं ऊपर के दो ही ऑप्शन में है। तो इसका जो अभी इसके पहले भी प्रश्न आया था कि जो मांग वक्र होता है वो कीमत का एक दिश फलन होता है। भाई अगर कीमत बढ़ेगी तो जो फलन है, ये जो मांग है वो कम हो जाएगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो ये ह्रासमान एक दिश फलन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ह्रासमान एक दिश फलन होता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। चलिए ये तो अभी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकी लेखक जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए। ठीक, जल हीरा यानी कि वाटर और डायमंड पैराडॉक्स जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वो जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे वो जल हीरा विरोधाभास सुलझा नहीं पाए। क्यों नहीं सुलझा पाए? क्योंकि वो भेद नहीं कर पाए थे। अब आपको बताना है कि किस में भेद नहीं कर पाए थे। क्या वो औसत उपयोगिता में भेद नहीं कर पाए थे? ठीक, या फिर सीमांत उपयोगिता में भेद नहीं कर पाए थे, या फिर कुल उपयोगिता में भेद नहीं कर पाए थे, ठीक, या सीमांत लागत में भेद नहीं कर पाए थे। ऑप्शन वही हैं आपके ए बी सी डी। तो चलिए बताइए वो किस किस तथ्य में भेद नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से उन्होंने जल हीरा विरोधाभास ये पैराडॉक्स है उसको वो सुलझा नहीं पाए थे। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। वो सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, इन तथ्यों को सुलझा नहीं पाए थे कि सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है, जिस कारण वो जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए थे। ठीक, अब जल हीरा विरोधाभास है तो एडम स्मिथ का नाम इससे जोड़ा जाता है, और चूंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में भेद नहीं कर पाए थे इस वजह से वो इस पैराडॉक्स को सुलझाने में असमर्थ रहे, और ये बताने में असमर्थ रहे कि तमाम ऐसी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मान लीजिए पानी, ठीक, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, उनकी कीमत कितनी होती है? एकदम नॉर्मल या नथिंग के बराबर होती है। और वहीं हीरा जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, आपको हीरा ना मिले तो आप आराम से जीवित रह सकते हैं, ठीक, तब भी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी वाले तथ्यों को जान लिया गया तब पता चला वहाँ पर कि उसकी कीमत कम क्यों होती है और उसकी कीमत ज़्यादा क्यों होती है। बाद में एक कंसेप्ट आता है कि चूँकि हीरा एक दुर्लभ वस्तु है इसलिए वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और पानी एक सामान्य सी हर जगह उपलब्ध वस्तु है इसलिए उसकी कीमत बहुत कम होती है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां है दोस्तों कि एक समान मांग वक्र की ढाल होती है। जो मांग वक्र है उसकी ढाल कैसी होती है? ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं इसका जवाब अनिवार्य रूप से जानते होंगे। जो एक समान मांग वक्र होता है उसकी ढाल क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, और अगर आप मांग वक्र खींचेंगे ऐसे तो नीचे बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। हाँ, यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि जो बेबलेन गुड्स या गिफेन गुड्स होती हैं, ठीक है, उसके संबंध में बेबलेन गुड्स और गिफेन गुड्स जो होती हैं उनके संबंध में जो मांग वक्र होता है ये अपवाद स्वरूप होता है। कैसा होता है? ये ऊपर चढ़ता हुआ होता है, नीचे गिरता हुआ नहीं होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे मांग मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र जो है अपवाद स्वरूप काम करता है। बाकी एक समान मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होगा।
चलिए, एक सम उत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत, ऑप्शन है, एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त हो, अच्छे स्थानापन्न हो, खराब स्थानापन्न हो, या पूर्ण स्थानापन्न हो। ठीक, ये आपका प्रश्न है और इसका जवाब जो है वो गेस करिए। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्थानापन्न आगत हैं या वस्तुएं हैं तो एक समउत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी। अब यहाँ पर आगत का मतलब, क्योंकि यहाँ सम उत्पाद उत्पादन की बात हो रही है, सम उत्पाद रेखा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आगत या साधन की बात करते हैं। ठीक, तो अगर साधन पूर्ण स्थानापन्न है, यानी कि एक साधन के बदले दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है, तो जो समोत्पाद वक्र है वो कैसे बनेगा? एकदम सीधी रेखा पर बनेगा। ठीक, उम्मीद है आप इसमें क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है। ठीक, क्या मान्यता है? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है, बी एकाधिकार की मान्यता है, सी अपूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा जो है उसमें जो मान्यता है वो है कि हमेशा क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। बचत का जब हम कैलकुलेशन करते हैं मार्शल की, तो वहाँ पर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता जो है मानकर चलते हैं। ठीक, अब अगर मैं उपभोक्ता की बचत की बात करूं या तथ्यों की बात करूं, तो उपभोक्ता की बचत की धारणा का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है, ठीक, वो किसने किया था? वो ड्यूपिट ने किया था। जी हाँ साथियों, किसने किया था? ड्यूपिट। ठीक, ड्यूपिट नाम आता है। और प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में इस विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन किया और इसे उन्होंने उपभोक्ता का लगान कहा था। क्या कहा था? उपभोक्ता का लगान। ठीक, उपभोक्ता का लगान कहा था मार्शल ने सबसे पहले। किस पुस्तक में? पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू। ठीक, और उसके बाद जब उनकी दूसरी पुस्तक आती है तो उसमें उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने उपभोक्ता की जो पहले लगान कहा था, बाद में उन्होंने उपभोक्ता की बचत नाम दिया। ठीक, तो सबसे पहले इसका प्रतिपादन ड्यूपिट ने किया, उसके बाद मार्शल ने सबसे पहले इसे उपभोक्ता का लगान कहा। पुस्तक का नाम इनका जो जिसमें उन्होंने लगान कहा, प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू। और जो दूसरी पुस्तक थी जो 1890 में आई, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इसे उपभोक्ता की बचत नाम दिया। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो पूर्ण प्रतियोगिता होगा। आगे बढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम से अभिहित किया है? तो ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप इसका उत्तर भी जानते होंगे। तो साथियों, इसका जो उत्तर होने वाला है वो है वोल्डिंग। ठीक, वोल्डिंग हैं जो उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहते हैं। अब उपभोक्ता ही तो क्रेता है, वही तो खरीदता है और उपभोग करता है। तो एक तरह से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो साथियों देखिए, ये टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है और इसके अलावा भी कई प्रश्न पत्रों में मैंने इसका देखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत किसने कहा है? वोल्डिंग ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है। प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है दृढ़ क्रमबद्धता पर, दृढ़ एवं दुर्बल दोनों क्रमबद्धता पर, दुर्बल क्रमबद्धता पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 47 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो उत्तर होने वाला है वो है प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है दृढ़ क्रमबद्धता पर। ठीक, दृढ़ क्रमबद्धता पर आधारित है। ठीक, प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन आप जानते हैं किसने किया था? सैमुअल्सन ने किया था। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, सैमुअल्सन ने किया था। और यह सिद्धांत उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार पर आधारित है। ठीक, वास्तविक व्यवहार पर आधारित है। इसकी मान्यताएं भी आपको याद होंगी कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा, सकर्मकता पाई जाती है। सकर्मकता का मतलब क्या है कि अगर ए बड़ा है बी से, ठीक, और अगर बी बड़ा है सी से, तो
ए जो है निश्चित रूप से बड़ा होगा सी से। ये सकर्मकता है। उपभोक्ता की रुचियाँ स्थिर हैं या दी हुई हैं। सबल क्रमबद्धता पाई जाती है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दृढ़ क्रमबद्धता कहते हैं। और व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा है, यानी जो व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, वो अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करता है कि पहली प्राथमिकता क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। ठीक, तो जो प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है वो दृढ़ क्रमबद्धता पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ें। मांग फलन कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन होता है। ठीक, मांग फलन जो होता है वो कीमत का एक दिश क्या होता है, घटता हुआ फलन होता है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई लोचदार होगी। ठीक है, इसका जवाब आपका ये हो जाएगा। जब हेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है मांग वक्र, तो जो लोच होती है इकाई की वो क्या होती है, इकाई लोचदार होती है। ओके, इकाई लोचदार होती है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध है। चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध है। ठीक है ना। चलिए पहला जो तथ्य है वो है व्यक्त अधिमान उपागम। ठीक है, व्यक्त अधिमान उपागम। दूसरा है मार्शल का गणनांकी यानी कि कार्डिनलिस्ट उपागम। तीसरा है हिक्स एलन का अनधिमान वक्र उपागम। ठीक, तो इसका जो उत्तर होने वाला है दोस्तों, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पहला और दूसरा, यानी कि निश्चितता की दशाओं में। ठीक है ना, यानी कि निश्चितता की दशाओं का मतलब है कि सबल क्रमबद्धता की मानता। निश्चितता की दशाएं यानी जो क्रमबद्धता वो है वो क्या है, सबल है। और जो निश्चितता की दशाओं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, निश्चितता की दशाओं का मतलब है कि जो व्यक्त अधिमान उपागम सैमुल्सन का हो गया और मार्शल का जो गणनांकिकीय यानी कि कार्डिनलिस्ट उपागम हो गया, ये सब निश्चितता की दशाओं के अंतर से संबंधित हैं। और चूंकि जो हिक्स एलन का अनधिमान वक्र उपागम है वो निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। किस पर आधारित है, निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो व्यक्त अधिमान उपागम और मार्शल का उपागम ये होगा, क्योंकि इस परिकल्पना के अनुसार, जो हिक्स एलन वाली परिकल्पना थी, उसके अनुसार जो उपभोक्ता होता है वो विभिन्न संयोगों के मध्य चुनाव को लेकर उदासीन होता है। ठीक, तो वो एक प्रबल क्रमबद्धता पर आधारित मान्यता थी। और इधर जो है ये निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत जो संबंध होता है वो व्यक्त अधिमान उपागम और मार्शल का गणनांकिकी उपागम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी। यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो, ठीक है, तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी। चलिए बताइए। इसका साथियों जो उत्तर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगी। क्यों, यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न है तो उनके बीच जो प्रतिस्थापन होगा वो अनंत होगा। भाई अब पूर्ण रूप से स्थानापन्न है, यानी कि चाय की जगह शक्कर, शक्कर की जगह चाय की जगह गुड़, चाय की जगह कॉफ़ी और कॉफ़ी की जगह चाय आप यूज कर सकते हैं। उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है मान लीजिए। तो जो प्रतिस्थापन की लोच है वो अनंत होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग फलन दिया हुआ है आपका PD बराबर 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5 यानी 5, तथा पूर्ति फलन भी दिया हुआ है आपका PS इक्वल टू 15 प्लस 9x। ठीक, 15 प्लस 9x। तो उत्पादन अतिरेक क्या होगा। तो साथियों इसका जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे और जो चूँकि मांग फलन दिया है और पूर्ति फलन दिया है तो मांग फलन बराबर करेंगे पूर्ति फलन के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है x की वैल्यू निकलेगी। ठीक, जो लगभग आएगी 10 के आसपास। ठीक, और उसके बाद जब हम उत्पादक अतिरेक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर उपभोक्ता अतिरेक नहीं ज्ञात करना है, उत्पादक अतिरेक कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू रखेंगे वहाँ पर, तो वो आएगा 450। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर
डी 450। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है: क्रय करने की इच्छा, क्रय की तत्परता, क्रय की सामर्थ्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो प्रभाव उत्पादक इच्छा को ही मांग कहते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि प्रभाव उत्पादक इच्छा तो आवश्यकता है, ठीक है, पर जब इसी आवश्यकता अथवा प्रभाव उत्पादक इच्छा का अध्ययन किसी निश्चित समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ और निश्चित मूल्य पर किया जाता है, ठीक, समय भी हो और मूल्य भी हो और इच्छा भी हो, तो वह क्या बन जाती है, वो बन जाती है मांग, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा डी। आगे बढ़ते हैं। मांग फलन दिया हुआ है यहाँ पर x बराबर 400/p और कीमत दी हुई है p बराबर 20। तो आकलित मांग क्या होगी, मांग का यहाँ पर आकलन करना है, ठीक है। मांग फलन दिया हुआ है और कीमत भी दी हुई है। तो दोस्तों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मांग फलन दिया हुआ है आपका x बराबर 400/p और p का मान दिया हुआ है 20, ठीक है। तो अगर आप 20 से इसको काटेंगे तो जो मांग का आकलन होगा वो होगा 20 इकाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक विक्रेता का मांग वक्र दिया हुआ है p बराबर 16 - 1/2q, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत आगम क्या होगी, ठीक। साथियों इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका उत्तर आएगा, ठीक, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ये ऑप्शन इसमें होने वाले थे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16। क्यों? क्योंकि कुल आगम जो टी आर बराबर दिया हुआ है, जो टी आर कुल आगम टी आर बराबर होता है वो होता है पी इंटू क्यू, ठीक। अब यहाँ पर टी आर दिया हुआ है, एक तरह से देखा जाए कि 16 - 1/2q, और इस पर अगर पावर आप क्यू कर दें तो 16q - 1/2 हो जाएगा। और चूंकि एम आर बराबर होता है एम आर बराबर होता है d/dq, ठीक है। एम आर बराबर होता है d/dq और उसका आप गुणा करेंगे किससे, टी आर से। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो टी आर आपका हो जाएगा 16q - 1/2। अब कैलकुलेशन करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 16, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, व्यक्तिगत मांगों का अंकगणितीय औसत होता है, ठीक, या फिर आपको बताना है कि व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक औसत होता है, या फिर आपको बताना है कि व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत होता है, या व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु का जो बाजार मांग वक्र होता है वो होता है व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत, ठीक। व्यक्तिगत मांगों का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल समेंशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग का नियम एक संकेतात्मक विवरण है, एक वर्णात्मक विवरण है, एक चयनात्मक विवरण है, या फिर एक गुणात्मक विवरण है। चलिए इसका जवाब दीजिए। साथियों जो मांग का नियम है वो एक गुणात्मक विवरण है। कौन सा विवरण है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका गुणात्मक विवरण है। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी गुण का पता चलता है कि अगर कीमत बढ़ गई तो मांग घट जाएगी, ठीक, कीमत घट गई तो मांग बढ़ जाएगी। जबकि अगर हम यहीं पर बात करें मांग की लोच की, अगर हम मांग की लोच की बात करें तो वो क्या है, वो एक तरह से संख्यात्मक विवरण है कि अगर इतनी कीमत बढ़ी तो इतनी मांग घटेगी, ठीक। तो वो एक तरह से मात्रात्मक या परिमाणात्मक है, और जो मांग का नियम है वो गुणात्मक है। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा? उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन, संबंधित उत्पादों की कीमत में परिवर्तन। ऐसा कौन सा तथ्य है जिसके कारण मांग वक्र के खिसकने का कोई नहीं बनता है, यानी मांग वक्र ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की कीमत में अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो मांग वक्र ऊपर नीचे
नहीं खिसकेगा, मांग वक्र का खिसकने का कारण नहीं होगा। उत्पादन की कीमत में परिवर्तन से उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा, जबकि शेष सभी विकल्प मांग वक्र के खिसकने का कारण होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं? क्या मानते हैं वे? कि ऑप्शन नंबर ए, वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, वे अपने आय से ज़्यादा व्यय नहीं करते हैं, वे सभी दैनिक मजदूरी कमाने वाले होते हैं, उनकी रुचियां समान दिशा में कार्य करती हैं। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि उपभोक्ता के संदर्भ में क्या हमेशा मान्यता ली जाती है। तो दोस्तों इसमें जो हर जगह आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, सबसे पहले जो मान्यता आती है वो यही आती है कि जो उपभोक्ता है वो विवेकपूर्ण है। उपभोक्ता क्या है? विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट के स्थानापन्नों की प्रतिलोच, निकट जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्थानापन्न है, बहुत निकट प्रतिस्थानापन्न है, जैसे चाय और कॉफ़ी, तो उनकी प्रतिलोच यानी उनकी जो आड़ी लोच है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। जी हाँ साथियों, निकट के प्रतिस्थानापन्नों की जो प्रतिलोच है वो क्या होती है? इसका उत्तर है इकाई से अधिक। जी हाँ, निकट से स्थानापन्न वस्तुओं की जो प्रतिलोच होती है वो इकाई से अधिक होती है। ठीक है, इकाई से अधिक होती है। मांग की प्रतिलोच शून्य से लेकर अनंत तक परिवर्तित होती रहती है, कभी कभी यह ऋणात्मक भी ही हो जाती है। तो साथियों ये रहा आपका प्रश्न, और मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आप जरूर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें सीमांत उत्पादन घटता जाता है, औसत उत्पादन घटता जाता है। सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। ऑप्शन डी, कुल उत्पादन घटता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है। तो साथियों इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। अगर आपने वो स्थितियां यानी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन उपभोक्ता विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था थी वहाँ पर क्या है कि उत्पादन ह्रास नियम की अवस्था उसको कहा जाता है। ठीक, जो दूसरी अवस्था थी उसे उत्पादन ह्रास नियम की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में औसत तथा सीमांत उत्पाद दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक, इस अवस्था के अंत में सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। ठीक है, तथा कुल उत्पाद अधिकतम होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है यहाँ पर, तब कुल उत्पाद यहाँ पर अधिकतम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य यानी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर हो, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बराबर हो, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता बराबर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52। तो साथियों इसका जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता शून्य हो। उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, अब हमें 5 रोटी खाते हैं, तो 5वीं रोटी खाने के बाद हमारी रोटी से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो शून्य हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर हम पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में होंगे। तो वहाँ पर उपभोक्ता क्या होगा? साम्य की स्थिति में होगा। चलिए, तो साथियों ये रहे आपके प्रश्न। 25 से 30 के बीच में प्रश्न आपने प्रैक्टिस किए और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी आपने जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आपसे संबंधित जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हों उनको शेयर भी करिएगा। और चूँकि सिचुएशन बहुत बुरी है साथियों, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा एजे इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।